देखो, सूरज डूबा नहीं जरा तो शाम हो। सूरज डूबा नहीं जरा तो शाम होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा जरा नाकामयाब तो होने दो। मुझे बदनाम करने के लिए ढूंढता है जमाना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा जरा तो नाम होने दो, जरा तो नाम होने दो। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, दशरथ मांझी की तरह अपना सब लगे हुए हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए अपना सब इंटर परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही जोर शोर और तन मन धन से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसका जैसे कि आप सबको पता है, अपना सब हर दिन, हर रोज और नित्यम दिन जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। और इसका आज पार्ट 19 होने वाला है। सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी टू से कि आपको दो दो बार हमने जो है आकर के लाइव काटना पड़ा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे होता है। बिकॉज ऑफ आई एम ए ग्रामीण टीचर और यहाँ पर कहीं नेट प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं लाइटिंग का इशू हो जाता है, बहुत सारा यहाँ पर सो मैनी इश्यूज आर देयर। ठीक है, बहुत सारा इश्यूज यहाँ पर है। बट तब भी जो है वो इश्यूज को हटा करके, वो जो है समस्याएं को हटा करके अपना सब फिर से लाइव आपके लिए हम आए हैं। आपको इसके लिए हमको सॉरी कहना पड़ रहा है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। आते हैं सबसे पहले, आपको पता है अपना सबको जो लक्ष्य है 450 प्लस, और इसके लिए नीतीश क्लासेस हमेशा तत्पर रहता है दोस्तों, तत्पर रहता है। यदि आपको इस टाइप का पैनल पीडीएफ, इस टाइप का नोट्स अभी अवेलेबल करवाना चाहते हैं, यदि इंटर परीक्षा 2027 में आप देने वाले हैं और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पर हर रोज 6:30 शाम से जुट जाइएगा। और 6 से 8:30 बजे तक हर दिन जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी हाल ही में जस्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस टाइप के अवेलेबल पीडीएफ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सबसे पहला नंबर है 9534023725 या फिर 7903534066। ये दोनों नंबर दोस्तों ऐसा है जो इस व्हाट्सएप नंबर है नीतीश क्लासेस का, और इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको निश्चित मिलेगा पीडीएफ, आपको हर दिन का क्लास मिल जाएगा। बदले में आप एक बार सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन धमाका मचाने के लिए आ गया, आ गया, आ गया। देखिए कितना गजब है, लाजवाब है, शानदार है। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा बात नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा देंगे दोस्तों यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। देखिए निःशस्त्रीकरण का क्या मतलब होता है। कोई भी देश, ऐसा देश जो क्या, जो युद्ध का हथियार या सैन्य, या फिर सैन्य गुट को जो है, सैन्य गुट का क्या कर सके, सैन्य गुट को जो है कम करता है। क्या करता है दोस्तों, कम करता है, या फिर समाप्त कर देता है। क्या कर देता है, समाप्त, या समाप्त, समाप्त, समाप्त करने के लिए तैयार रहता है, तो उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष देश। क्या कहते, सॉरी, उसको कहते हैं निःशस्त्रीकरण। भारत हमेशा तत्पर रहता है निःशस्त्रीकरण के लिए। ये भारत कहता है यदि सभी विश्व में जितना भी देश है लगभग में 200, और ये यदि सभी देश जो है अपना युद्ध का हथियार सब जो है विनाश कर देगा, और सैन्य जो बनाया है, कोई थल सेना है, वायु सेना है, गोरखा कमांडो है, ब्लैक कमांडो है, बहुत सारा आर्मी बनाया हुआ, सैन्य गुट बनाया है, ये सबको भंग कर देगा या फिर कम कर देगा, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। हम भी, भारत भी कुछ हथियार नहीं रखेगा, और सैन्य गुट को जितना भी यहाँ पर जो है पैरा कमांडो है,
ब्लैक कमांडो है सबको हटा देगा, ठीक है, आर्मी को भी हटा देगा, ये बात बोलता है भारत। और ये इसका जो उद्देश्य रहता है, निशस्त्रीकरण का जो उद्देश्य होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना चाहता है। भारत में इट मीन विश्व में सभी देश जो है शांति पूर्वक और सुरक्षा पूर्वक रह सके विदाउट निशस्त्रीकरण, बिना हथियार को बढ़ाए। अभी कितना परमाणु बम बता है ना, एक बार विस्फोट हो जाता है तो कितना उसका भयानक होता है। इट मीन्स हथियार का क्षेत्र में बहुत ज्यादा आप विश्व आगे बढ़ गया, इसीलिए भारत निशस्त्रीकरण चाहता है। समझ रहे कि नहीं दोस्तों? एक बार पढ़ लेते हैं निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। देखिए लिखेंगे, निशस्त्रीकरण का अर्थ है देश द्वारा युद्ध के हथियारों और सैन्य शक्ति को कम करना या समाप्त करना। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है तथा युद्ध के जोखिम को कम करता है। क्या करता है दोस्तों? युद्ध के जोखिम को कम करता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी दिक्कत एक बार कमेंट में कर दीजिए। फिर उसी तरह आप सब जुटिए, ठीक है। एक बार आपको फिर से जुटना जरूरी है दोस्तों। आई एम रियली सॉरी, फिर आपको जो है दो तीन तीन बार जो है हमने जो है ये बाय मिस्टेक किया है, ठीक है। चलिए, बबीता देवी, किरण कुमारी, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए एक बार आप सब जुटिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार आप सब जुटिए, हम भी शेयर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भी कीजिए, और हम भी एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। और आप भी कम से कम एक एक स्टूडेंट को आप जोड़िए, ठीक है, एक एक स्टूडेंट को आप जोड़िए। चलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई दो विशेषताएं बताएं, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई चार प्रमुख विशेषताएं बताएं। देखिए गुट निरपेक्ष आपको बताए हैं ऐसा देश जो शीत युद्ध के समय ना ही सोवियत संघ साम्यवादी की तरफ और ना ही जो है पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जाकर के वो एक तीसरा दुनिया बनाता है, उसे ही गुट निरपेक्ष कहते हैं। और गुट निरपेक्ष का हमेशा जो उद्देश्य रहता है, जो हमको पूछा विशेषता या फिर उद्देश्य, इसका विशेषता क्या होता है? इसका विशेषता का बात कर लेते हैं। विशेषता, इसका विशेषता रहता है कि हमेशा गुट निरपेक्ष ये चाहता है शांतिपूर्ण विश्व शांति। क्या चाहता है दोस्तों? विश्व शांति। क्या? विश्व शांति और सुरक्षा, विश्व शांति और सुरक्षा चाहता है। और ये जो है जो गुट निरपेक्ष होता है वो हमेशा उपनिवेशवाद और समाजवाद का उपनिवेशवाद और जो है साम्राज्यवाद का खिलाफ रहता है। ये क्या करता है? उपनिवेशवाद और जो है साम्राज्यवाद। क्या दोस्तों? साम्राज्यवाद का क्या करता है? विरोध करता है। और ये क्या चाहता है? ये जो है किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होता। इसका ये विशेषता हो गया, ये किसी भी जो है सैन्य गुट में शामिल नहीं होता है। ये इसका विशेषता है। आइए वन बाय वन डिटेल से चर्चा करते हैं। इसका चर्चा आज से कल भी सेम टू सेम किया है और आज भी करने वाले हैं दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। चलिए सबसे पहला विशेषता ये समझ लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए आपके लिए हम 6 बताए हैं, पूछा गया है एक बार 2023 में और एक बार पूछा गया है 4 2022 में। हम इसके लिए 6 लेकर के इसीलिए आए हैं। ये दो बार पूछ दिया 2 नंबर में, तो हो सकता है 5 नंबर में पूछेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। आपको पता है ना, आपको एक डायलॉग हमेशा पता रहना चाहिए कि अंगूर के पेड़ को कभी कच्चा मत समझना और नीतीश क्लासेज स्टूडेंट को कभी बच्चा मत समझना। समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए हमेशा कोई भी आएगा, किसी भी तरीका से क्वेश्चन आएगा, रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप से अपना सब प्रिपरेशन करेंगे। देखिए सबसे पहला लिखेंगे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसका सबसे पहला गुट निरपेक्ष का विशेषता है। दूसरा का किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना। ये किसी भी सैन्य गुट में, चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे वो समाजवादी का गुट हो, किसी में भी शामिल ये नहीं होता है। और तीसरा बात कर लेंगे, सभी देशों की स्वतंत्रता और प्रभुता
संप्रभुता को सम्मान करना, ये सभी देशों का जो स्वतंत्रता होता है और संप्रभुता होता है उसका ये सम्मान करता है, ठीक है। कौन? गुटनिरपेक्ष। और ये जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है, जो कि बात बता ही दिए हैं। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या होता है आपको हम बता देते हैं फिर से। उपनिवेशवाद, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है तो कमजोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उपनिवेश कहलाता है। जैसे कि भारत को गुलाम बना लिया था अंग्रेज, लगभग में 200 वर्ष तक गुलाम बना करके रखा था, तो उस समय जो है भारत उपनिवेश था किसका दोस्तों? अंग्रेज का। तो ये भारत जो है उपनिवेशवाद का खिलाफ रहता है और ये जो है साम्राज्यवाद का भी क्या करता है? विरोध करता है। साम्राज्यवाद क्या होता है? वैसा देश जो अपना 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 जो है भौगोलिक क्षेत्र होता है, इट मीन्स अपना जो आकार होता है उसको विस्तार करना चाहता है। इट मीन्स कोई देश है इतना गो, इसके बगल में एक छोटा छोटा देश है और ये देश चाहता है कि हम इसको भी कब्जा कर ले। क्या कर ले? हम इसको भी कब्जा कर ले, अपना क्षेत्र को बढ़ा ले। इस नीति को कहते हैं साम्राज्यवाद की नीति। और ये दोनों नीति का अंग्रेज भारत क्या करता है? विरोध करता है। और किसके तहत? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत। गुटनिरपेक्ष के तहत भारत गुटनिरपेक्ष बना रहता है और जो जो देश इसका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रयोग करता है उसका विरोध करता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जो है कोई भी देश हो, सबका ये विरोध करता है, ठीक है। और पांचवा बात कर लेंगे, देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये देशों के बीच क्या करता है दोस्तों? शांतिपूर्ण को बढ़ावा देता है। सह-अस्तित्व मतलब भाईचारा के रूप में रहने का बढ़ावा देता है। और सहयोग, इट मीन्स हमको यदि दिक्कत हो गया तो तुम हेल्प करो, तुमको दिक्कत हो गया तो हम हेल्प करेंगे। सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। और लास्ट एंड 6 नंबर बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान करना। यदि अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाता है दोस्तों तो उसको शांतिपूर्ण जो है समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है दोस्तों। बताइए समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। किरण, अंकुश कुमार, चलिए अंकुश दादा भी आ गया है। अंकुश दादा बताइए कोई दिक्कत? चलिए लवली सिंह, बहुत सिंह, हाँ चलिए बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। बताइए हाल समाचार ठीक है? वेयर आर यू गोइंग एंड वेयर आर यू खोइंग? आप कहाँ खोए रहते हैं, ठीक है। हेलो सर जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग किरण। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको चलाओ। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन की बात चलते हैं। ये सब क्वेश्चन रगड़ देंगे कि नहीं? बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आई एम हियर तो यू हैव नो फियर, इतना याद रखिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन का रहा है संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। देखिए संक्षेप में परमाणु युद्ध का प्रभावों का वर्णन करें। परमाणु युद्ध का क्या प्रभाव होता है भाई? बड़ा भयानक होता है। परमाणु युद्ध का जो है प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। सबसे पहला जो है प्रभाव यही लिख देंगे। इससे क्या होता है? जन मन जान और जो है जितना भी होता है जानवर का, उसका भी क्षति होता है, ठीक है। इट मीन्स जानवर और जो है मनुष्य, क्या बाबू? मनुष्य का जो है मनुष्य का क्या होता है? हानि होता है, ठीक है। और दूसरा बात कर लेंगे, इससे क्या होता है? परमाणु आदि युद्ध होता है तो पर्यावरण का नुकसान होता है। क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण का क्या होता है? नुकसान होता है। पर्यावरण नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। और क्या होता है दोस्तों? और ये होता है खाद्य पदार्थ और कृषि पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में परमाणु गिरता है उस क्षेत्र में कई सालों तक उसका रेडिएशन चलते रहता है, जिसके कारण से अच्छा कृषि और अच्छा खाद्यान्न पदार्थ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? तीसरा प्रभाव ये बात कर लेंगे कि इसका जो है ना कृषि पर, किस पर बाबू? कृषि पर और खाद्य पदार्थ पर। किस पर? खाद्य पदार्थ पर जो होता है इसका जो है क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और क्या होता है? बहुत दिनों तक इसका रेडिएशन चलता है, जिसके कारण वहां का बच्चा देखिएगा
कोई न कोई अंग से जरूर जो है अपंगा होता है। इट मीन्स किसी का हाथ टेढ़ रहेगा, किसी का मुंह टेढ़ रहेगा, कुछ ना कुछ दोस्तों टेढ़ रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं दोस्तों? विकिरण का प्रभाव रहता है, बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक विकिरण का प्रभाव रहता है। बताइए इसका जो है प्रभाव बताइए, लिखना है, आराम से लिखना है, ये सब लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे। परमाणु युद्धों का प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला, जानवर और मनुष्यों को प्रभावित करता है, पर्यावरण नुकसान करता है, कृषि और खाद्य पदार्थ पर हानिकारक कृषि और खाद्य पदार्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विकिरण का विकिरण का प्रभाव दीर्घकालीन तक रहता है। ये बात लिख देंगे कि नहीं? बताइए किसी को कोई दिक्कत? लिखेंगे यही, परमाणु युद्ध के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला, भारी जनहानि और व्यापक विनाश होता है। भारी जनहानि इट मीन्स जितना भी सांस लेने वाला मतलब कि मनुष्य होता है या फिर जानवर, कीड़ा मकोड़ा, सभी पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और अगला लिखेंगे, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। विकिरण इट मीन्स रेडिएशन से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती है। कृषि और खाद्य उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व की अर्थव्यवस्था और शांति को गंभीर नुकसान होता है। विश्व का जो है अर्थव्यवस्था होता है और शांति होता है, ये सब गायब हो जाता है। ये किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। गुड जोश, गुड जोश। चलिए, जोश में तो कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जोश में कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, ठीक है। मूव करेंगे, मूव इस टाइप के करेंगे कि तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक ना। माने कि हालात बुरा है, माने कि हालात बुरा है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। परिस्थिति जो होता है संघर्ष, सबका जीवन में संघर्ष आता है दोस्तों, ठीक है। हमारे जीवन में भी अभी संघर्ष है, अभी रुपया पैसा इससे नहीं आ रहा है। आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा फेमस होंगे तो रुपया पैसा आना लगेगा, ठीक ना। संघर्ष जीवन में आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उस संघर्ष से निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक ना। और ये लाइफ हम प्रूव अभी कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे कि नहीं? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता या फिर तटस्थता, तटस्थता से कैसा सॉरी तटस्थता से कैसे अलग है? देखिए, गुट निरपेक्ष और तटस्थता ये दोनों अलग अलग है। क्या है दोस्तों? ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है आपको हम यहाँ पर समझाते, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्टुअल वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, तटस्थता, ठीक ना, और होता है इधर गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। देखिए इसमें दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। देखिए तटस्थता मतलब होता है इसको कोई मतलब नहीं होगा यदि अंतरराष्ट्रीय विवाद हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। तो ये जो है विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाएगा। तो तब भी ये क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, नहीं इसका बोलेगा नहीं इधर बोलेगा, चुपचाप रहेगा। पर्यावरण का नुकसान हो रहा, चुपचाप रहेगा। एक देश दूसरे का देश पर हमला कर रहा, चुपचाप रहेगा। लेकिन गुट निरपेक्ष का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है यदि अंतरराष्ट्रीय मामला में दिक्कत आया। क्या आया? अंतरराष्ट्रीय मामला में दिक्कत आया तो ये किसी का पक्ष नहीं करेगा, ये किसी का जो है पक्ष नहीं लेगा, किसी का जो है पक्ष नहीं करेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन गुट निरपेक्ष जो होता है वो क्या करेगा? वो जो है इसको जो सही लगेगा और जो गलत लगेगा उस पर ये हमेशा सवाल खड़ा करेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। यदि दो देशों के बीच में युद्ध होता है, क्या होता है दोस्तों? दो देशों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में मान लीजिए कि एक देश है ए, एक देश है ए से बी के साथ में लड़ाई हुआ। इट मीन्स ए हो गया अमेरिका, बी हो गया ब्रिटेन। इस दोनों में क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। तटस्थता का मतलब होता है इसमें ये दोनों चुप रहेगा। तटस्थता का मतलब होता है नहीं अमेरिका का सपोर्ट करेगा नहीं ब्रिटेन का सपोर्ट करेगा। लेकिन गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है यदि इस दोनों में जिसका गलती होगा उस पर वो हमेशा उसको अंदाज करेगा, नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये सपोर्ट नहीं करेगा किसी को, लेकिन वो हमेशा सवाल खड़ा करेगा आप गलत कर रहे हैं। आई होप आपको
समझाने में सफल हुआ हूँगा कि तटस्थता और गुट निरपेक्ष में क्या अंतर है, ठीक ना। यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये तटस्थ रहेगा, किसी को नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो है किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सही और गलत पर हमेशा सवाल खड़ा करेगा। ये होता है गुट निरपेक्ष, जो कि भारत एक गुट निरपेक्ष राज्य है। क्या है दोस्तों? गुट निरपेक्ष राज्य है। आइए एक बार बढ़िया डिटेल समझ लेते हैं। गुट निरपेक्षता और तटस्थता भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तटस्थता का अर्थ है युद्ध की स्थिति में शामिल ना होना। देखिए, तटस्थता का मतलब होता है कि युद्ध के स्थिति में शामिल ना होना और किसी भी पक्ष का समर्थन ना करना, ये किसी का भी पक्ष का समर्थन नहीं करेगा, ठीक है। जबकि गुट निरपेक्ष का अर्थ है महाशक्तियों के सैनिक गुटों से अलग रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेना। आपको बताया ना, किसी महादेश का जो है ये क्या करे, किसी महादेश का जो शक्ति गुट होगा उसमें शामिल नहीं होगा। जैसे समाजवाद और पूंजीवाद में लड़ाई होगा तो दोनों को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमेशा जो है सक्रिय रहेगा, हमेशा सवाल खड़ा करते रहेगा, ठीक है। और क्या कहता है, शांति स्थापित करना और सही गलत का निर्णय लेना। ये शांति स्थापित करेगा और सही गलत का क्या करेगा, निर्णय स्थापित करेगा। बताइए, समझ में आ गया? एक बार दोस्तों थोड़ा पानी पीना बनता है, प्यास उस समय ही लगा हुआ था, लेकिन हमको बताना था, हम इसको पानी को रुकवाए हुए थे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार चलिए, हम सब का कमेंट पढ़ रहे थे पानी पीते पीते। चलिए, हम सर जी राजमणि है, अच्छा महेश सिंह राजमणि है जी, अच्छा ठीक है। और महेश सिंह यहाँ पर किरण भी लिख रहे हैं, एक राजमणि और दोनों आईडी एक ही चला रहे हैं ना। चलिए, समझ में आ गया होगा कि नहीं, तटस्थता और जो है गुट निरपेक्ष में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन आज का बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, मार्शल योजना का उद्देश्य यही था कि यूरोप जो है दोस्तों, यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप पूरा कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया, ठीक है। ये जो है जितना देशों पर जो है अपना जो है उपनिवेश स्थापित किया हुआ था, जैसे कि भारत पर किया हुआ था, हिंद चीन में किया हुआ था, बहुत जगह किया हुआ था, अफ्रीका में किया हुआ था, तो उसके पास अब इतना एबिलिटी नहीं था, इतना क्षमता नहीं था कि ये फिर से अपना उपनिवेश स्थापित कर सके। क्या कर सके? कर सके। और सब देश आजाद भी हो गया था। देखिए, उसी समय तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, आपको पता है कि 1949 से 1945 तक चला, और हमारा देश भारत भी जो है कब आजाद हो गया? 1947 में आजाद हो गया, लगभग इसी के समय आजाद हो गया था। हर देश आजाद हो रहा था, बहुत सारा देश आजाद हो रहा था, ठीक ना। और इस समय जो है दो महाशक्ति था। कितना महाशक्ति था दोस्तों? दो महाशक्ति था। एक क्या था? एक था समाजवाद। क्या था दोस्तों? समाजवाद, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। इट मीन सोवियत रूस कह देते, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपना सब रूस लिख देते हैं, सोवियत रूस इसको कहते हैं, ठीक है। और एक क्या था? पूंजीवादी दोस्तों। क्या था? पूंजीवादी था। क्या था? पूंजीवादी था, जिसका समर्थन यूएसए कर रहा। यूएसए इट मीन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट मीन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मार्शल योजना का उद्देश्य होता है कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं समाजवादी का प्रभुत्व ना बढ़ जाए, इसके लिए पूंजीवादी इट मीन अमेरिका यूरोपीय देशों को सैन्य समर्थन दे रहा था, आर्थिक रूप से मदद कर रहा था, रुपया पैसा दे रहा था, ताकि यहाँ पर जो कमजोर हो गया है वो जल्दी से प्रोग्रेस अपग्रेड कर सके, और यहाँ पर पूंजीवादी समाजवादी का प्रभाव कम हो और पूंजीवादी का प्रभाव बढ़े। ये योजना को ही अपना सब क्या कहते हैं दोस्तों? मार्शल योजना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्शल योजना कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। मार्शल योजना 1948 का उद्देश्य
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक पुनर्गठन में सहायता करना था। आपको बताएं मार्शल योजना का उद्देश्य जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप को आर्थिक पुनर्गठन, आर्थिक रूप से पुनर्गठन, फिर से गठन करना से सहायता करना था। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गरीबी कम करने और साम्यवाद के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। ये क्यों किया? इसीलिए किया कि अमेरिका चाहता था यूरोपीय देशों में जो है आर्थिक सहायता इसीलिए किया क्योंकि ये साम्यवादी को प्रभाव को कम करना चाहता था और पूंजीवादी को बढ़ाना चाहता था। आपको हम पहले ही बात बता दिए। बताइए सेशन अच्छा लगा, समझ में आया? एक बार लाइक हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और ये आज का क्वेश्चन होने वाला है 6 होने वाला है क्वेश्चन। देखिए गुट निरपेक्षता की नीति को परिभाषित करिए। आपको हम अभी लिख देते हैं 101% गुट निरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इतना गारंटी नहीं, 101% गारंटी है। किसी तरह पूछे गुट निरपेक्षता को परिभाषित करे, गुट निरपेक्षता आंदोलन के 2 उद्देश्य बताए, गुट निरपेक्षता का दो विशेषताएं बताए, 4 विशेषताएं बताए, गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं, किसी प्रकार से जरूर क्वेश्चन बनेगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस के साथ हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति को परिभाषित करिए। देखिए अपना सब पढ़े हुए हैं, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गुट निरपेक्षता ऐसी विदेश नीति है जिसके तहत कोई देश शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी और समाजवादी महाशक्ति गुट में किसी में भी शामिल नहीं हुआ। इसका उद्देश्य अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद और समाजवाद का विरोध करना और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मोर्चे क्या होना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर जो है मंच पर निर्णय लेना था। ये बात अपना सब पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ चुके हैं कि गुट निरपेक्षता का वही अर्थ होता है वे देश जिसका विदेश नीति क्या हो, किसी भी शीत युद्ध के समय पूंजीवादी और समाजवादी के महाशक्ति के गुटों में ना आना। क्या आना? ना आना, ठीक नहीं। ये आना हो जाएगा तो गलत होगा, ना आना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत बार हमने समझाया था, इसीलिए उस पर उतना दिमाग नहीं लगाए हैं और आपको विश्वास है, हमको भी विश्वास है 100% कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तनाव शैथिल्य क्या है? देखिए तनाव शैथिल्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान दे करके समझिएगा। तनाव शैथिल्य क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटेंट। क्या कहते हैं? डिटेंट कहते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक शीत युद्ध चला था। किसमें चला था? शीत युद्ध चला था। इसमें क्या हुआ था? इसमें देखिए यूएसए इट मीन संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर जो है सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ, ठीक है। चलिए इधर हम यूएसए लिख दिए हैं, छोड़िए इसको हटा करके हम जो है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर देते, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। देखिए ये दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। क्या हो गया? शीत युद्ध हो गया। और आपको पता है ये दोनों देश क्या है? परमाणु संपन्न है। क्या है? परमाणु संपन्न है, दोनों देश के पास है। अब विश्व को ये सताने लगा कहीं यह युद्ध परमाणु हथियार पर न चल जाए, परमाणु युद्ध पर न चल जाए। इसके लिए ये विश्व को जो है संकट में डाल दिया, जिसके कारण एक जो है योजना आया जिसको कहता है तनाव शैथिल्य योजना। इसके तहत ये साबित हो चुका था कि अब ये दोनों को युद्ध जो है ना, ये दोनों का जो युद्ध है अब दोनों के बीच में क्या होने लगा? दोनों के बीच में संवाद होने लगा। अब जो है परमाणु युद्ध का जो है खतरा टल गया। ये जो परमाणु युद्ध का जो खतरा टल गया है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के साथ, इसी को अपने सब कहते हैं क्या? तनाव शैथिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तनाव शैथिल्य कहते हैं। एक बार पढ़ के बता देते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए तनाव शैथिल्य इट मींस डिटेंट का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव और शत्रुता को कम करने की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ से डिफिनेशन बताएगा। शीत युद्ध के दौरान, आपको बताएं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने, संवाद बढ़ाने, इसमें दोनों के बीच में बात हो, तनाव कम हो और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयासों को
तनाव शैथिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाव शैथिल्य कहा जाता है। यहाँ परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने, संवाद करना, शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शांतिपूर्ण स्थापित करने के प्रयासों को ही जो है तनाव शैथिल्य कहा जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट राय विचार, ठीक ना। चलिए जी 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 गुड इवनिंग। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सिलेबस सिलेबस सिलेबस, चलिए सिलेबस खत्म हो गया। जी गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला है और ये शानदार क्वेश्चन है। और देखिए ये सब क्वेश्चन आपको हम बता दें, ये सारा जो क्वेश्चन आपको हम लेकर के आ रहे हैं, ये जो है ये पॉलिटी का बुक जो दूसरा है जिसमें विश्व का बात करता है उसका क्वेश्चन है। इसीलिए सब क्वेश्चन कॉन्सेप्टुअल हमको लगता है और समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। हो सकता है ये 10 क्वेश्चन का वीडियो है लेकिन लंबा चल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको जीवन भर काम देगा। हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, ना कि क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको समझाना तत्पर होता है, ठीक है। बिकॉज अब बहुत सारा स्टूडेंट होगा कि ये सब शब्द पहला बार सुनेगा। जैसे कि ये देखिए, ये कौन सा शब्द है? ग्लास नोथ, ग्लास नोथ और ग्लास नोथ और प्रेस्थ्रोइका, प्रेस्थ्रोइका से आप क्या समझते? देखिए ग्लास नोट्स और प्रेस्थ्रोइका से आप क्या समझते? ये देखिए सबसे आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए ये जो है ना, ये जिस समय जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसका अंतिम नेता नाम था मिखाइल मिखाइल गोरबाचो। क्या नाम था? मिखाइल 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 गोर गोरबाचो गोरबा क्या लिखा है? गोरबाचेव, गोरबाचेव, ठीक है ना, गोरबाचेव। इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया है क्या चीज? ग्लोस ग्लास नोथ का और जो है प्रेस्थ्राइको का, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी जो है ना वो सोवियत संघ है, समाजवादी है, प्योर समाजवादी है। और इस नेता को ये पता चला कि अब जो है सोवियत संघ कमजोर हो रहा है, तो अब समाजवाद में थोड़ा सा क्या करेगा? थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। इट मीन्स पूंजीवादी की तरफ अपनाना पड़ेगा। क्या नहीं अपनाना पड़ेगा दोस्तों? थोड़ा सा इसका जो नीति है इसको कम करके पूंजीवादी की तरफ क्या करेंगे? रुख करेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको। हम एक बार पढ़ के बता देते तो क्लियरिटी मिल जाएगा। ग्लास नोथ और प्रेस्थ्राइको सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा 1980 के दशक में शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण सुधार था। सबसे पहला सुधार ये था, ग्लासनोथ का अर्थ राजनीतिक खुलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। देखिए ग्लासनोथ का जो अर्थ होता है राजनीतिक खुलेपन, जो कि राजनीतिक में जो है बंधा हुआ था सोवियत संघ, समाजवादी में इसको थोड़ा खुलापन देना। इट मीन्स इसको थोड़ा रुख करना दूसरे तरफ, समाजवादी से हट करके थोड़ा सा जो है डेमोक्रेसी की तरफ, थोड़ा सा पूंजीवादी की तरफ रुख करना, और सभी सभी लोगों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे। इट मीन जो है सभी व्यक्ति अपना अपना जो ओपिनियन होगा वो दे सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा खुलासा दिया था। और इसका मतलब, और दूसरा, जबकि पेरेस्ट्रोइका का अर्थ केंद्रीय नियंत्रण, सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार करना और उसे अधिक बाजार उन्मुख बनाना था। और पेरेस्ट्रोइका का जो अर्थ होता है, जो केंद्रीय नियंत्रण जो होता है सोवियत संघ में, जो कि जिसका अर्थव्यवस्था है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। यहाँ पर जितना भी उत्पादन होगा किसके लिए होता है दोस्तों? ये जनता के लिए होता है। किसके लिए? जनता के लिए होता है सोवियत संघ, इट मीन समाजवादी में। और ये कहता है थोड़ा सा इसको बदल करके जो है हम क्या बाजार उन्मुख की तरफ चले। इट मीन जो मार्केट का डिमांड है, किसका? मार्केट का डिमांड है, उधर थोड़ा सा रुख करना है। इसका मतलब यही हो गया कि ये समाजवादी दोस्तों, समाजवादी से रुख करना चाहता है किधर? पूंजीवादी की तरफ। क्या? पूंजीवादी के तरफ। ये देखिए अपना थोड़ा सा नीति में परिवर्तन किया। क्या क्या दोस्तों? नीति में परिवर्तन किया, जिसे कहते हैं पेरेस्ट्रोइका। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरेस्ट्रोइका कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत है?
बताइए। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, रिपीटेड एक बार वीडियो उल्टा पुल्टा करके बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम तो भरपूर प्रयास किए हैं आपको ये दोनों शब्द को समझाने का, ग्लास नोथ और जो है पेरेस्ट्रोइका का, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इतना हम थोड़ा सा आशा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में बहुत बहुत अच्छे अच्छे को थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो आप तो खैर 12th में है, कुछ तो आना चाहिए समझ में। खैर अगला क्वेश्चन की ओर अपना सर रुक करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। देखिए ये सब शब्द को देखिए, बड़ा बड़ा शब्द है और बहुत ही कॉन्सेप्टुअल शब्द है, ठीक है दोस्तों। और ये सब देखिए रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए कॉन्सेप्ट वाला पर टाइम भले बहुत लगे लेकिन समझा करके छोड़ेंगे दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या प्रासंगिकता थी, ठीक है। देखिए देखिए इसका अर्थ बता देते। देखिए द्विध्रुवीय और द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्षता आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। देखिए द्विध्रुवीय क्या होता है, यदि विश्व में सिर्फ और सिर्फ दो महागुठों का चलती हो, इसमें समाजवाद और पूंजीवाद जैसे के है, उसी का चलती होता है, पूरा विश्व पर नियंत्रण होता है, उसी को अपना सब कहते हैं द्विध्रुवीय। लेकिन इसकी समाप्ति हो जाती है। आपको पता है कि पूंजीवादी इट मीन्स अमेरिका था और समाजवादी इट मीन्स रूस था, सोवियत रूस था, और सोवियत रूस का जो है विघटन हो जाता है 1991 में। क्या हो जाता है दोस्तों, 1991 में हो जाता है। जिसके बाद एक ही पूरा विश्व में जो है महाशक्ति बचता है, वो बचता है अमेरिका। कौन बचता है दोस्तों, अमेरिका बचता है। तो इस स्थिति में बोला इट मीन द्वितीय विश्व युद्ध का जो द्विध्रुवीय विश्व का जो समाप्ति हो गया है, इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अस्तित्व रहा है, क्या प्रासंगिकता रहा है, क्या वर्चस्व रहा, उसके बारे में कहा गया है लिखने के लिए। देखिए लिखेंगे तब भी ये जो है गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था इसका अस्तित्व बना ही रहा, ठीक है। एक बार पढ़ के बता देते हैं। द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद भी गुट निरपेक्ष आंदोलन इट मीन जो है इसको इंग्लिश में NAM कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की प्रासंगिकता बनी रही, तभी जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है प्रासंगिकता बना रहा। इसमें मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश, इट मीन नव स्वतंत्र देश इट मीन नया नया देश जो आजाद होता है उसको कहते हैं नव स्वतंत्र देश, जैसे भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना आदि शामिल थे। इसका उद्देश्य विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निशस्त्रीकरण और उपनिवेशवाद और समाजवाद का विरोध खड़ा रहना, ठीक है, विरोध खड़ा रहना। ये सब जो है इसका धर्म गुट निरपेक्ष का बात है। देखिए हमेशा रिलेटेड कर आप देखिए होंगे कहीं न कहीं जो है गुट निरपेक्ष से रिलेटेड शब्द है। आप गुट निरपेक्ष को बढ़िया से समझ लीजिए। हर अब इधर जो 4-5 क्लास हुआ है, पाठ हुआ है, हर पाठ में गुट निरपेक्ष का बात आया है और गुट निरपेक्ष का बात आप अच्छे से कान खोल करके सुन लीजिए। यह जो है शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट को, ना ही समाजवादी को ना ही पूंजीवादी के तरफ झुकाव किए बिना ये अपना स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाए रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व शांति और सह अस्तित्व और विश्व शांति और सह अस्तित्व को बनाए रखना और उपनिवेशवाद और समाजवाद का विरोध करना इसका कर्तव्य होता है। आप ये बात याद रखिए और हमेशा किसी तरह आए क्वेश्चन ये बात को जरूर लिखिए, गुट निरपेक्ष, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन ऐसा लिखिए आपको 2 नंबर में है, एक भी नंबर एग्जामिनर काटने के लिए क्या हो जाए, वो बहुत ही प्रयास करे तभी न कर सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्या देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद जो है पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चला जाएगा, भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर से हिस्ट्री का क्लास भी आप सब देखना नहीं भूलिएगा। जस्ट कल जैसे बोले थे 5
2 मिनट के अंदर 5 मिनट में आए, तो आज बोलेंगे 2 मिनट तो 1 मिनट के अंदर आएंगे। क्या है कि उस समय पीडीएफ अवेलेबल नहीं था और आज पीडीएफ हमने बना लिया है पहले ही। आपने जो ऑफलाइन में पढ़ता होगा वो सब देखा होगा, हम बैठ करके आज पीडीएफ बना लिए थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका अपना सब एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक ध्रुवीयता एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताए। देखिए एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता, ठीक है, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताए। देखिए दो ध्रुवीयता का मतलब अभी हमने जस्ट बताया है कि विश्व में जब दो गुटों का ही सिर्फ वर्चस्व चले, पूंजीवादी और समाजवादी को, उसे कहते हैं द्विध्रुवीयता। और एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है 1951 में सोवियत संघ, इट मीन समाजवादी का विघटन होने के बाद सिर्फ एक ही ध्रुवीयता संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी बचता है, जिसका वर्चस्व पूरा विश्व में, उसका अपना अलग जो है सैन्य गुट और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वो विश्व में वर्चस्व दिखा रहा था, उसको अपना सब कहते हैं एक ध्रुवीयता। एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दो ध्रुवीयता ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जहां शक्ति मुख्य रूप से दो महाशक्तियों के बीच बटी होती है। आपको बताए ना, द्विध्रुवीयता का अर्थ होता है जहां पर शक्ति दो महागुटों के बीच में बटी होती है। जैसे आप देखिए एग्जांपल बता, जैसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, जैसे शीत युद्ध जिस समय चल रहा था उस समय दो महागुट था, एक अमेरिका था पूंजीवादी और दूसरा सोवियत संघ था जो कि समाजवादी, ये दो गुट था। इसको कहेंगे अपना सब द्विध्रुवीयता। क्या कहेंगे दोस्तों? द्विध्रुवीयता कहेंगे। और एक ध्रुवीयता क्या कहेंगे? इसके विपरीत एक ध्रुवीयता में केवल एक ही महाशक्ति का वैश्विक प्रभुत्व होता है। वैश्विक प्रभुत्व, वैश्विक मतलब पूरा विश्व में इसी का प्रभुत्व चलता है, एक ही महाशक्ति का चलता है। ये कब होता है? जो सैन्य और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सर्वोच्च होती है। और ये एक ध्रुवीयता वाला जो होता है ये सैनिक शक्ति से, आर्थिक शक्ति से और सांस्कृतिक रूप से जो है ये सबसे क्या होता है? सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। उसका शक्ति, उसका सैनिक शक्ति बहुत ही हाई होता है। आर्थिक व्यवस्था उसका इतना 5 रुपया पैसा होता है कुछ कहने लायक नहीं, ठीक है। उसका सांस्कृतिक भी सबसे सर्वोच्च होता है। ये कब हुआ? जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद कब होता है? सोवियत संघ का विघटन 1951 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है ये बना क्या? एक ध्रुवीयता। क्या बना? अमेरिका बना एक ध्रुवीयता। और शीत युद्ध के दौरान जिस समय सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उस समय अमेरिका और सोवियत संघ बना हुआ था द्विध्रुवीयता। समझ में आ गया होगा, एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता। एक बार सेशन को अंतिम बार बोल रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त यार सखा संबंधी जितने हैं आप उसको एक बार शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ अवेलेबल करवा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है अपना जो उसका जो लक्ष्य है वो पूरा कर सकता है। दोस्तों समझ रहे कि नहीं? बताइए कैसा लगा क्लास? एक बार अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद अपना सब अभी जस्ट हिस्ट्री का क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार राय विचार कमेंट बॉक्स में आना चाहिए दोस्तों। चलिए फोटो रुक रहा है। अच्छा अभी ठीक है, लास्ट बार हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रुका होगा, बट अभी ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। फोटो रुक रहा है, अब ठीक है ना? अभी ठीक है, बताओ अभी ठीक है? अभी जाना नहीं है, अभी बाय करना नहीं है, अभी हिस्ट्री की क्लास होगी दोस्तों, ठीक ना। अभी हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस, मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। कितने कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, तैयार हैं? क्या आई एम रेडी सर? हिस्ट्री की क्लास करेंगे, एक बार कमेंट कीजिए। हिस्ट्री की क्लास में कौन कौन आप सब जुड़ने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास में? कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। आते हैं हिस्ट्री की क्लास में, तब आपको फिर से तहलका मचाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।